हेलो गाइस। आज हम पढ़ेंगे ह्यूमू कोटा बीए सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम 2025 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे, जिसका पेपर कोड है साइकोलॉजी। पेपर कोड है SO03। सामाजिक अनुसंधान विषय है सामाजिक अनुसंधान। साइकोलॉजी साइकोलॉजी के प्रश्न है सोशल रिसर्च सामाजिक अनुसंधान। पेपर कोड है SO03। और आगे बढ़ने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल बालाजी क्लासेस ब्रेक को सब्सक्राइब कर लें। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है वैज्ञानिक पद्धति का अर्थ वैज्ञानिक पद्धति का अर्थ क्या है? तो उत्तर है वैज्ञानिक पद्धति ज्ञान प्राप्त करने की व्यवस्थित प्रक्रिया है। ज्ञान प्राप्त करने की व्यवस्थित प्रक्रिया जिसमें अवलोकन, प्रयोग, विश्लेषण के माध्यम से प्राकृतिक घटना की जांच की जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य किसी प्रश्न का उत्तर देना या किसी परिकल्पना का परीक्षण करना है। और यह प्रक्रिया क्रमबद्ध, तार्किक और अनुभवजन्य होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है several methods in social investigation के लेखक का नाम कौन है? several methods in social investigation के लेखक का नाम क्या है? तो उत्तर इस लेखक का नाम है पॉल लेजरवेल्ड और मॉरिस रोसेनबर्ग। यह लेखक हैं, लेकिन मुख्य पुस्तक पॉल लेजरवेल्ड के नाम से जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है उपकल्पना को परिभाषित कीजिए। उपकल्पना क्या है, इसको परिभाषित कीजिए। तो उत्तर है उपकल्पना को पूर्व चिंतन या कार्यकारी तर्क वाक्य भी कहा जाता है। यह दो या दो से अधिक चरणों के बीच संबंध का अनुमानित वितरण है, जिसे अनुसंधान के दौरान परीक्षण किया जाता है। दूसरे शब्दों में यह एक ऐसा विचार या कथन है जो किसी समस्या या घटना के बारे में किया जाता है। इसके बाद में प्रयोगों, अवलोकन द्वारा सत्यापित या अस्वीकृत किया जाता है। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय साक्षात्कार को परिभाषित कीजिए। केंद्रीय साक्षात्कार को परिभाषित कीजिए। तो उत्तर है केंद्रीय साक्षात्कार ये एक प्रकार का गुणात्मक साक्षात्कार है, जिसमें साक्षात्कारकर्ता के पहले ही विश्लेषण किए गए एक विशेष स्थिति या घटना के बारे में साक्षात्कारकर्ता की प्रतिक्रिया, भावना और धारणा पर ध्यान केंद्रित करता है। यह अर्थ संरचित साक्षात्कार है। यहाँ साक्षात्कारकर्ता के कुछ लचीलापन के साथ पूर्व निर्धारित विषय या मुद्दे पर चर्चा करता है। अगला क्वेश्चन है अच्छी प्रश्नावली की दो विशेषता बताइए। किसी अच्छी प्रश्नावली की दो विशेषता बताइए। तो उत्तर है एक अच्छी प्रश्नावली की दो मुख्य विशेषता हैं, स्पष्टता और संक्षिप्तता है। स्पष्टता का मतलब है प्रश्न सरल, समझने में आसान और किसी भी तरह के अस्पष्ट अर्थ से मुक्त होने चाहिए। संक्षिप्तता का मतलब है प्रश्नावली बहुत लंबी नहीं होनी चाहिए, प्रश्नों की संख्या सीमित होनी चाहिए ताकि उत्तरदाता आसान से उत्तर और जल्दी दे सके। देव निर्देशन प्रणाली क्या है? देव निर्देशन प्रणाली क्या है? तो उत्तर देव निर्देशन प्रणाली एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक बड़े समूह से यादृच्छिक रूप से कुछ इकाइयों का चयन किया जाता है ताकि वे संपूर्ण समूह प्रतिनिधित्व कर सके। इसका मतलब है कि प्रत्येक इकाई जो चुने जाने का समान अवसर मिलता है
और चयन किसी व्यक्तिपरक निर्णय पर आधारित नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, बहुलक का सूत्र लिखिए। बहुलक का सूत्र कौन सा है? तो बहुलक का सूत्र है वर्गीकृत आंकड़े। यह सूत्र है जहाँ एल है बहुलक वर्ग के निचली सीमा, F1 है बहुलक वर्ग की आवृत्ति, F0 है बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की आवृत्ति, F2 है बहुलक वर्ग के ठीक बाद आने वाली आवृत्ति, H वर्ग के अंतराल की इकाई, H वर्ग अंतराल की चौड़ाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खंड ब, सामाजिक सर्वेक्षण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। सामाजिक सर्वेक्षण समाजशास्त्र में सबसे अधिक प्रयुक्त शोध तकनीक है। यह मानकीकृत साक्षात्कारों या प्रश्नावली के माध्यम से लक्षित जनसंख्या के नमूने से सामाजिक आंकड़े का व्यवस्थित संग्रह है। इस प्रकार एकत्रित आंकड़े को एकत्रित किया जाता है और व्यवस्थित रूप से मात्रात्मक विश्लेषण किया जाता है। सर्वेक्षण उस कलात्मक विज्ञान को कहते हैं जिसे पृथ्वी की सतह पर स्थित बिंदुओं को समुचित माप लेकर किसी पैमाने पर आलेखन करके उनकी अपेक्षित सतह और ऊर्ध्वाधर दूरी को कागज या दूसरे माध्यम से सही ज्ञान कराया जा सके। इस प्रकार का अंकित माध्यम लेखाचित्र या मानचित्र कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक तथ्य क्या है? व्याख्या कीजिए। प्राथमिक तथ्य प्राइमरी फैक्ट किसी घटना, विषय, परिस्थिति का प्रत्यय और मूल विवरण होता है। यह जानकारी है जो सीधे तौर पर किसी घटना के घटित होने के समय या उसके तुरंत बाद प्राप्त होती है, बिना किसी व्याख्या विश्लेषण के। प्राथमिक तथ्यों को समझने के लिए यह जानना जरूरी है कि यह किसी भी शोध या अध्ययन का आधार होते हैं। यह किसी भी शोध या अध्ययन का आधार होते हैं। यह वह जानकारी है जो आपको किसी घटना या विषय के बारे में सबसे पहले, सबसे प्रत्यक्ष और सबसे विश्वसनीय जानकारी प्रदान करते हैं। सबसे विश्वसनीय जानकारी प्रदान करते हैं। किसी युद्ध या प्रत्यक्षदर्शी का लिखा हुआ पत्र या उस युद्ध के समय की तस्वीरें या उस युद्ध के संबंधित सरकारी दस्तावेज प्राथमिक स्रोत माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, सहभागी और असहभागी अवलोकन में अंतर व्याख्या कीजिए। सहभागी और असहभागी अवलोकन के अंतर बताइए। तो उत्तर है सहभागी असहभागी अवलोकन दो अलग अलग प्रकार के अवलोकन विधियां हैं। सहभागी अवलोकन में शोधकर्ता अध्ययन किए जा रहे समूह या समुदाय का सक्रिय सदस्य बन जाता है, जबकि असहभागी अवलोकन में शोधकर्ता समूह से अलग रहता है और केवल परीक्षक के रूप में कार्य करता है। सहभागी अवलोकन का उद्देश्य अध्ययन किया जा रहे समूह या समुदाय की गहन समझ प्राप्त करना होता है। यह अधिक समग्र होता है और परीक्षक और अवलोकित के बीच विश्वास का निर्माण करने में सहायक होता है। दूसरी ओर गैर सहभागी अवलोकन का उद्देश्य समूह या समुदाय के आंकड़े के एकत्र करना होता है। अगला क्वेश्चन है, और आगे बढ़ने से पहले हमारे YouTube चैनल बालाजी क्लासेस लाइब्रेरी को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लें। अगला क्वेश्चन है, प्रश्नावली और अनुसूची में अंतर स्पष्ट कीजिए। प्रश्नावली और अनुसूची में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर है
प्रश्नावली और अनुसूची दोनों ही डेटा संग्रहण के उपकरण हैं, लेकिन दोनों में कुछ महत्वपूर्ण अंतर हैं। प्रश्नावली में उत्तरदाता स्वयं प्रश्नों के उत्तर देते हैं, जबकि अनुसूची में एक अन्वेषण या प्रगण उत्तरदाता से प्रश्न पूछते हैं, उनके उत्तरों को रिकॉर्ड करता है। प्रश्नावली उत्तरदाताओं द्वारा स्वयं तैयार की जाती है, जबकि अनुसूची एक प्रशिक्षित साक्षात्कारकर्ता द्वारा तैयार की जाती हैं, जो प्रश्न पूछता है और उत्तर को रिकॉर्ड करता है। प्रश्नावली बस प्रश्नों का एक समूह है। प्रश्नों की यह सूची आमतौर पर किसी व्यक्ति के समूह या किसी निगम के बारे में जानकारी एकत्रित करने के उद्देश्य से होते हैं। प्रश्नावली का मुख्य उद्देश्य लक्षित दर्शकों की जानकारी या डेटा एकत्रित करना होता है। अगला क्वेश्चन है साक्षात्कार प्रक्रिया के साक्षात्कार प्रक्रिया के चरणों को समझाइए। साक्षात्कार प्रक्रिया में सामान्यतः निम्नलिखित चरण होते हैं: परिचय, हल्की फुल्की बातचीत, पेशेवर प्रस्तुति, प्रश्नोत्तर और निष्कर्ष। पहला है परिचय। परिचय में साक्षात्कार की शुरुआत में साक्षात्कारकर्ता के उम्मीदवार ये दूर से मिलते हैं। यह एक अच्छा प्रभाव डालने का महत्वपूर्ण समय है, इसलिए एक मजबूत हाथ मिलाना, आत्मविश्वास से खड़े होना और अच्छी तरह से आंखों में आंखें डालकर बात करना महत्वपूर्ण है। दूसरा हल्की फुल्की बातें। तो हल्की फुल्की बातचीत से साक्षात्कारकर्ता और उम्मीदवार के बीच तालमेल स्थापित करने में मदद मिलती है और तनाव कम होता है। 3 नंबर है पेशेवर प्रस्तुति। इस चरण में उम्मीदवार को अपने कौशल, अनुभव और नौकरी के लिए अपनी प्रयोक्ता का वर्णन करना होता है। उम्मीदवार को अपनी योग्यता और प्रेरणा को संक्षिप्त सारांश तैयार करना चाहिए। प्रश्नोत्तर। अगला उम्मीदवार को साक्षात्कारकर्ता द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देना होता है। उम्मीदवार को आत्मविश्वास से स्पष्ट रूप से जवाब देना चाहिए। और निष्कर्ष है साक्षात्कार के अंत में उम्मीदवार साक्षात्कारकर्ता के कुछ प्रश्न पूछने का अवसर मिलता है। यह साक्षात्कारकर्ता को यह दिखाना एक अच्छा तरीका है कि उम्मीदवार ने अपनी कंपनी और नौकरी के बारे में शोध किया है। अगला क्वेश्चन है निर्देशन के विभिन्न प्रकार की व्याख्या कीजिए। निर्देशन के विभिन्न प्रकारों की व्याख्या कीजिए। उत्तर है निर्देशन के विभिन्न प्रकार हैं, जिसमें मुख्य रूप से संभाव्यता और गैर संभाव्यता निर्देशन शामिल है। संभाव्यता निर्देश में प्रत्येक इकाई के चुने जाने की संभावना ज्ञात होती है, जबकि गैर संभाव्यता निर्देशन में यह ज्ञात नहीं होता है। निर्देशन से तात्पर्य उस पद्धति से है जब किसी जनसंख्या जैसे मनुष्य के समूह, वस्तुओं के समूह तत्व इकाइयों के समूह में किसी चरण का विशिष्ट मान प्राप्त करने के लिए उस जनसंख्या के कुछ प्रतिनिधियों का चयन कर लिया जाता है और उन्हीं चुनी हुई इकाइयों के समूह को पूरे जनसंख्या का प्रतिनिधित्व मान लिया जाता है। और सबसे पहले उस संवर्ग को परिभाषित करना आवश्यक है जिसका आप अध्ययन करना चाहते हैं। यह निश्चित क्षेत्र के सभी घरों एवं एक विशेष कंपनी के सभी कर्मचारी या किसी विशेष बीमारी से पीड़ित सभी लोगों का समूह होता है। अगला क्वेश्चन है तीव्र विमा बहुविमा चित्रों द्वारा तथ्यों का प्रदर्शन व्याख्या कीजिए। तो उत्तर विमा और बहुविमा चित्र डेटा को यादृच्छिक रूप से प्रदर्शित करने के 2 तरीके हैं। तीव्र विमा चित्रों में डेटा को 2 आयाम जैसे ऊंचाई चौड़ाई में दर्शाया जाता है, और जबकि बहुविमा चित्रों में डेटा को 3 या अधिक आयाम में दर्शाया जाता है। इन चित्रों का उपयोग जटिल डेटा को समझना, व्याख्या करने में मदद
करने के लिए किया जाता है। द्विविमा चित्र 2D। द्विविमा चित्रों में डेटा को एक प्लेन में दर्शाया जाता है। उदाहरण के लिए एक बार ग्राफ, एक पाई चार्ट या एक रेखा ग्राफ, यह सभी द्विविमा चित्र। यह चित्र डेटा के विभिन्न भागों के बीच तुलना करना या डेटा को पैटर्न और रुझानों को देखने में उपयोगी होता है। बार ग्राफ क्या होता है? बार ग्राफ में डेटा का आयताकार बारों की ये श्रृंखला के रूप में दर्शाया जाता है, जहाँ बार की लंबाई डेटा के मान को प्रतिनिधित्व करती है। पाई चार्ट क्या है? पाई चार्ट में डेटा का एक वर्त स्लाइड्स के रूप में दर्शाया जाता है, जहाँ प्रत्येक स्लाइड का आकार डेटा के मान प्रतिनिधित्व करता है। रेखा ग्राफ क्या है? रेखा ग्राफ में डेटा को बिंदुओं की एक श्रृंखला के रूप में दर्शाया जाता है, जिन्हें रेखा से जोड़ा जाता है। रेखा ग्राफ का उपयोग समय के साथ डेटा के परिवर्तन को दर्शाने के लिए किया जाता है। बहुविमा चित्र क्या है? बहुविमा चित्रों में डेटा को 3 या अधिक आयामों में दर्शाया जाता है। उदाहरण के लिए एक घन, एक गोला या एक 3D बार ग्राफ, यह सभी बहुविमा चित्र। यह चित्र डेटा के अधिक जटिल पहलुओं को दर्शाने के लिए उपयोगी होते हैं, जैसा कि डेटा का विभिन्न भागों के बीच संबंध, डेटा के विभिन्न आयामों में परिवर्तन। बहुविमा चित्र क्या होता है? 3D में होता है। 3D चित्र। पहला 3D बार ग्राफ क्या है? 3D बार ग्राफ क्या है? 3D बार ग्राफ में डेटा को 3 आयामों में दर्शाया जाता है, जिससे डेटा का विभिन्न भागों के बीच जटिल संबंधों को देखना आसान हो जाता है। अगला है स्केट प्लांट। एक स्केट प्लांट में डेटा को बिंदुओं के रूप में दर्शाया जाता है, जब प्रत्येक बिंदु एक डेटा का मान का प्रतिनिधित्व करता है। स्केट प्लांट का उपयोग 2 या 2 से अधिक चर के बीच संबंध देखने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है बहुपद सारणी क्या है? बहुपद सारणी क्या है? उदाहरण द्वारा समझे। तो उत्तर है एक बहुपद एक बीजीय व्यंजन है जिसमें चर, अचर और घातांक का उपयोग किया जाता है, जिसमें जोड़, घटाव, गुणा की क्रिया शामिल होती है। उदाहरण के लिए 2x² + 3x + 5 एक बहुपद है। अगला क्वेश्चन है खंड 6 में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। पहला क्वेश्चन है सामाजिक शोध की परिभाषा देते हुए उसकी प्रकृति को स्पष्ट कीजिए। सामाजिक शोध की परिभाषा देते हुए उसकी प्रकृति को स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर है व्यवस्थित और वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं। इसका उद्देश्य नवीन ज्ञान प्राप्त करना या मौजूदा ज्ञान को परिष्कृत करना। इसकी प्रकृति वैज्ञानिक, क्रमबद्ध और वस्तुनिष्ठ होती है, जिसमें सामाजिक घटनाओं के कारणों और परिणामों का विश्लेषण किया जाता है। सामाजिक शोध की प्रक्रिया। सामाजिक शोध की परिभाषा क्या है? तो सामाजिक शोध सामाजिक घटना और समस्याओं के बारे में व्यवस्थित और वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया। ये एक क्रमबद्ध प्रक्रिया जिसमें सामाजिक तथ्य का निरीक्षण, परीक्षण, संकलन, वर्गीकरण और सामान्यीकरण किया जाता है। सामाजिक शोध का उद्देश्य सामाजिक घटनाओं के कारणों और परिणामों को समझना, सामाजिक समस्या का समाधान खोजना और सामाजिक नीतियों के निर्माण में मदद करना है। और वस्तुत सामाजिक शोध एक क्रमबद्ध तथा वैज्ञानिक अध्ययन विधि है। इसके आधार पर सामाजिक घटनाओं के संबंध में हम नवीन ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, विद्यमान ज्ञान को विस्तृत या परिष्कृत करते हैं या विभिन्न घटनाओं के पारंपरिक संबंधों की वे उपलब्ध सिद्धांतों की पुनः परीक्षा करते हैं। सामाजिक अनुसंधान को नियंत्रण, प्रेक्षणों के व्यवस्थित
वस्तुनिष्ठ विश्लेषण और अभिलेखन के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसमें सामान्यीकरण सिद्धांतों का विकास हो सका, जिसका परिणाम स्वरूप समाज में होने वाली घटनाओं का पूर्ण अनुमान या संभवतः अंतिम नियंत्रण संभव हो सकता है। यह सामाजिक समस्या का उत्तर खोजने या उनका समाधान करना प्रयास करता है। अगला है प्रश्न है वैज्ञानिक विधि की विभिन्न विशेषता के और चरणों की चर्चा कीजिए। वैज्ञानिक विधि की विभिन्न विशेषता और चरणों की चर्चा कीजिए। तो उत्तर है वैज्ञानिक विधि ज्ञान प्राप्त करने की व्यवस्थित प्रक्रिया है, जिसमें अवलोकन, प्रश्न पूछना, परिकल्पना बनाना, प्रयोग करना, डेटा विश्लेषण करना, निष्कर्ष निकालना शामिल है। ये एक पुनरावृत्ति प्रक्रिया है जिसका उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में दुनिया को समझने और समस्या को हल करने के लिए किया जाता है। वैज्ञानिक विधि का महत्व यह है कि दुनिया को समझने और समस्या को हल करने के व्यवस्थित तरीका प्रदान करती है। यह हमें निष्पक्ष, विश्वसनीय और दोहराने योग्य परिणाम प्राप्त करने में मदद करती हैं, जिससे विज्ञान में प्रगति होती है और समाज को लाभ होता है। जिसमें पहला है वैज्ञानिक विधि के चरण कौन कौन से हैं। अवलोकन है, जिसमें सबसे पहले किसी घटना या समस्या का अवलोकन किया जाता है। अवलोकन किसी भी इंद्रिय जैसे देखना, छूना, सुनना के माध्यम से हो सकता है। दूसरा प्रश्न पूछना, अवलोकन के बाद इस घटना समस्या से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। परिकल्पना बनाना, प्रश्न पूछने के बाद यह संभावित उत्तर या स्पष्टीकरण प्रस्तावित किया जाता है, जिसे परिकल्पना कहते हैं। प्रयोग करना, परिकल्पना का परीक्षण करने के लिए प्रयोग किया जाता है। प्रयोगों में चर को नियंत्रित किया जाता है, डेटा को एकत्रित किया जाता है। विश्लेषण, एकत्रित किए गए डेटा विश्लेषण किया जाता है ताकि यह देखा जा सके कि क्या परिकल्पना का समर्थन करता या खंडन करता है। और आगे निष्कर्षण निकालना, विश्लेषण के आधार पर निष्कर्षण निकाल जाते हैं। यह डेटा परिकल्पना का समर्थन करता है, परिकल्पना का स्वीकार किया जाता है। यदि डेटा परिकल्पना का खंडन करता है तो परिकल्पना को संशोधित अस्वीकार किया जाता है। आगे प्रतिकृति, वैज्ञानिक निष्कर्षों की पुष्टि करने के लिए अन्य वैज्ञानिक समान प्रयोगों को दोहराया जाता है। यदि अन्य वैज्ञानिक भी समान परिणाम प्राप्त करते हैं तो निष्कर्ष को अधिक विश्वसनीय माना जाता है। आगे है वैज्ञानिक विधि की विशेषता। व्यवस्थित वैज्ञानिक विधि में व्यवस्थित प्रक्रिया है जिसमें चरणों का एक निश्चित क्रम होता है। वस्तुनिष्ठ वैज्ञानिक विधि में निष्कर्ष डेटा सबूतों पर आधारित होता है, न कि व्यक्तिपरक विचारों का भावों पर। पुनरुत्पादन योग्य वैज्ञानिक निष्कर्षों को अन्य वैज्ञानिक द्वारा दोहराया जा सकता है, जिसे उनकी विश्वसनीयता सुनिश्चित होती है। पुनरुत्पादन योग्य वैज्ञानिक निष्कर्षों का अन्य वैज्ञानिक द्वारा दोहराया जा सकता है, जिससे उनकी विश्वसनीयता सुनिश्चित होती है। प्रयोगात्मक वैज्ञानिक विधि में परिकल्पनाओं का परीक्षण करने के लिए प्रयोग किया जाता है। विकासशील वैज्ञानिक विधि एक सतत प्रक्रिया जिसमें नए ज्ञान और समझ को निर्माण होता रहता है। अगला है उपकल्पना के प्रकार क्या है। एक अच्छी उपकल्पना के गुणों की चर्चा कीजिए। उत्तर है उपकल्पना एक अस्थायी परीक्षण योग्य कथन है जो दो या दो से अधिक चरों के बीच संबंध को सुझाव देता है। यह अच्छी परिकल्पना है। एक अच्छी कल्पना में स्पष्ट, सरलता, परीक्षण योग्यता, विशिष्टता, मितव्ययिता, तार्किक संगतता जैसे गुण होने चाहिए। उपकल्पना दो या दो से अधिक चरों के बीच
अनुभव मूलक संबंध का अनुमानित विवरण है। यह मात्र अनुमान है जिसका परीक्षण करना अभी बाकी है। अधिकांश अनुसंधानों का उद्देश्य या तो उपकल्पनाओं का निर्माण करना होता है अथवा निर्मित उपकल्पनाओं का संकलित सामग्री द्वारा परीक्षण करना होता है। यह परिकल्पना आपके शोध से प्राप्त परिणामों के बारे में आपकी भविष्यवाणी बताती है और यह आपके शोध प्रश्न का एक स्थायी उत्तर है जिसका अभी तक परीक्षण नहीं हुआ है। कुछ शोध परियोजनाओं के लिए आपको अपने शोध प्रश्न के विभिन्न पहलुओं को संबोधित करने वाली कई परिकल्पनाएं लिखनी पड़ी जाती हैं। कई परिकल्पना लिखनी पड़ सकती हैं, जिसमें पहले है उपकल्पना के प्रकार हैं, जिसमें सरल उपकल्पना यह दो चरों के बीच संबंध का वर्णन करती हैं। उदाहरण के लिए अधिक चीनी खाने से वजन बढ़ता है। दूसरा जटिल उपकल्पना यह दो से अधिक चरों के बीच संबंध का वर्णन करती है। उदाहरण के लिए शारीरिक गतिविधि या आहार और नींद की आदतों दोनों का छात्रों के शैक्षणिक प्रदर्शन पर प्रभाव पड़ता है। दिशात्मक उपकल्पना यह चरों के बीच संबंध की दिशा का संकेत देती है, जैसे ए बी से अधिक है, ए है जो बी से अधिक है। नेक्स्ट है गैर दिशात्मक उपकल्पना यह केवल चरों के बीच संबंध मौजूद है लेकिन दिशा का संकेत नहीं देती है। उदाहरण के लिए ए और बी के बीच संबंध। शून्य उपकल्पना यह बताती है कि दो चरों के बीच कोई संबंध नहीं है। उदाहरण के लिए ए और बी के बीच कोई संबंध नहीं है। और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल बालाजी क्लासेस लाइब्रेरी को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट जरूर करें और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें। वहाँ पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा नेक्स्ट क्लास का भी। और कोई डाउट हो तो कमेंट कर जरूर पूछें।